हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू कैरियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरविल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सत्यम आ चुके हैं, रोशनी आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, नीतीश कुमार यादव आ चुके हैं, राजेंद्र आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, उमेश कुमार आ चुके हैं, सूरज, सौरभ, पंकज, देव कुमार आ चुके हैं, प्रदीप, रोशनी, विशाल कुमार आ चुके हैं। आ जाओ भाई, फटाक फटाक से आज की अपन क्लास लाइव करते हैं। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज, मानव बीमारी, मनुष्य के शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जिसमें से हमने सबसे पहला पढ़ा था बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणुओं से होने वाले रोग। दूसरे हमने पढ़े वायरल डिजीज या वायरस डिजीज, वायरस कौन कौन सी बीमारियां करते हैं। बस वायरस वाले में HIV एड्स का एक वीडियो अपलोड करवाना है, वो वीडियो हुआ नहीं है, वो करवा देंगे अपलोड, है ना। आज या कल में हो जाएगा, ठीक है, मैंने बोल दिया है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है फंगल डिजीज, फंगस से होने वाली बीमारियां। ये जो फंगस होते हैं ये कौन कौन सी बीमारियां करते हैं? तो बीमारियां करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फंगी, कवक होता क्या है। जैसे आप लोगों से मैं पूछती हूँ कवक और फफूंद क्या होता है, तो आप कहते हो कि मैम रोटी के डिब्बे में जब हम रोटी बंद करके 3-4 दिन के लिए रख देते हैं, 3-4 दिन के बाद हम संभालते हैं तो रोटी के जो डिब्बा होता है उसके अंदर फफूंद लग जाती है। जी हाँ, वो फफूंद होती है, उसको मोल्ड कहते हैं। ऐसे ही अगर अचार वचार बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहे, आप संभालो नहीं, तो उस अचार के अंदर फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है ना। ऐसे ही आपने, तो वही फंगस होती हैं, लेकिन वो एक प्रकार की फंगस है, ऐसे बहुत सारे टाइप की फंगस होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो फंगस कर सकते हैं, जो कवक कर सकते हैं? एक बच्चा कह रहे मैम आज तो किताब होनी नहीं चाहिए थी, आज तो क्लास होनी नहीं चाहिए थी। बच्चा मैंने कहा था 50-50% है। मैं क्लासेस तभी ऑफ करती हूँ जब एकदम मजबूरी हो जाती है कोई, बाकी मैं क्लासेस बहुत रेगुलर लेती हूँ, आप लोग जानते हो ये बात। चलिए स्टार्ट करें। हाँ हाँ मैम, ब्रेड पे फंगस लग जाती है, ठीक है, आजमगढ़ की धरती से सादर प्रणाम, ठीक है भाई। ओके स्टार्ट करें अब स्टार्ट करें। हाँ चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंगस डिजीज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फंगस होते क्या है, फंगस के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। फंगी, जिसको हिंदी में आप कवक कह सकते हो या फफूंद कह सकते हो, दोनों ही नाम हिंदी में सही होते हैं। कवक और फफूंद किसको कहते हो? सबसे पहला, अगर आपसे कोई पूछे कवक और फफूंद जो होते हैं क्या ये लिविंग्स होते हैं, आपको बोलना है यस, ये लिविंग्स होते हैं। फंगस आर लिविंग्स। और मैंने आपको बताया था लिविंग्स क्या होते हैं, जो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, जो सेल से, कोशिकाओं से या कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं, सेल थ्योरी कहती है वो लिविंग्स होते हैं बच्चों, वो सजीव होते हैं। अब बात ये आती है कि मैम इन फंगस के अंदर जो सेल होती है वो कौन से टाइप की होती है? तो फंगस के अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है। एग्जाम में आता है कि जो कवक और फफूंद होते हैं वो कौन से प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं? वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो फंगस होते हैं उनके अंदर सेल तो होती है। ये सारे क्वेश्चंस है जो मैं जितने भी आपको लिखवा रही हूँ फंगस के बारे में, सुनो ध्यान से। मैंने कहा फंगस लिविंग्स होते हैं, जी हाँ सजीव होते हैं। लिविंग्स क्या होते हैं? लिविंग्स वही होते हैं जो बेटा आप बताओगे जिनके बॉडी के अंदर सेल होती है, कोशिका होती है, तो सेल से मिलकर बने हुए फंगस होते हैं। सेल का टाइप कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल। इनके अंदर कौन से प्रकार की कोशिका होती है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। अब सुनो बच्चों, एक फंगस का नाम याद रखना है। एक फंगस ऐसा होता है जो यूनिसेलुलर फंगस कहलाता है। यूनिसेलुलर फंगस का मतलब क्या हो गया बेटा, आप बताओ मुझे। यूनिसेलुलर फंगी का मतलब हो गया एक कोशिकीय। यानी कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई फंगस ऐसा है, कोई कवक फफूंद ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा फंगस जो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ हो। सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर फंगस कहलाएगा। जो किससे? एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक फंगस ऐसा होता है जो सिर्फ सिंगल सेलुलर होता है। कौन सा फंगस होता है? तो लिख दो यूनिसेलुलर फंगस का नाम आपको याद रखना है हमेशा ईस्ट।
ईस्ट को बोलते हैं हिंदी में खमीर। इस खमीर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ जरा कमेंट करके कहां पढ़ाया था बच्चों, कहां काम आ रहा था ये ईस्ट। मैंने बताया था ना, अल्कोहल शराब बनने की प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और उसी शराब बनने की प्रोसेस में ईस्ट काम आता है। याद है आपको? याद होगा आपको। अब इसके अलावा जितने भी सारे फंगस होते हैं वो सारे फंगस कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर फंगस होते हैं। और मल्टी सेल्यूलर फंगस का मतलब क्या होता है बेटा? बहुकोशिकीय कवक, जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी सेल्स होंगी और बहुत सारे प्रकार की होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम मल्टी सेल्यूलर फंगस कहेंगे। अब लिखवाऊं क्या? आप लिख लो। ऐसे फंगस जो मैनी सेल से मिलकर बना हो, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों सेल्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मल्टी सेल्यूलर फंगस कहेंगे। यस ऋषभ, नेक्स्ट चैप्टर यही होगा। आगे बात समझ में? जी हाँ। इसका एग्जाम्पल लिखो। इसका एग्जाम्पल जैसे मशरूम। कितने बच्चे आपकी क्लास में मशरूम खाते हैं? मशरूम एक फंगस होता है, याद रखिएगा। लेकिन मशरूम कैसा फंगस है? एग्जामिनर पूछे तो क्या करके आओगे? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय। अगला इसी का एग्जाम्पल और लिख लो, मोल्ड्स। मोल्ड्स को हिंदी में मोल्ड्स ही कहते हैं बेटा, या फफूद कहते हैं। आप रोटी का जब डिब्बा बंद कर देते हो, 2-3 दिन के बाद रोटी के डिब्बे को खोलते हो, तो रोटी के डिब्बे में जो फंगस होती है वो मोल्ड्स होती है। अचार के डिब्बे में, ब्रेड के पैकेट में जो फंगस लगती है वो कौन सी होती है? वो ये होती है बच्चों। इसका मतलब मैम, इकलौती ऐसी फंगस होती है, एक कवक ऐसा होता है जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, सिंगल सेलुलर फंगी कहलाता है, या यूनिसेलुलर फंगी कहलाता है। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ईस्ट हो गया। बता दोगे? हाँ जी मैम। नेक्स्ट सुनो, अगला पॉइंट। जब फंगस की बात करते हैं तो बेटा ये जो फंगस होते हैं, इनकी सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट। लिख दो, कवकों की कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये इसको स्टार कर लेना, एग्जाम में आता है कि जो कवक होते हैं उन कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्या फंगस की सेल के बाहर सेल वॉल होता है? मैम सेल वॉल क्या होता है? ऐसे कोई भी सेल होती है तो इस सेल के सबसे बाहर वाली जो लेयर, जो बाहर वाली परत होती है, ये सबसे आउटर वाली लेयर, ये सेल हो गया। और ये वाली लेयर क्या कहलाती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका दीवार कहलाती है। संगीता चौहान कह रही है ये कैसी क्लास है? अरे भैया क्लास है। रोशन कह रहे हैं मशरूम वेज है कि नॉन वेज? वेज है बेटा, 100% वेज है मशरूम। ठीक है, चलिए। तो ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। CHITINE, इसको बोलते हैं काइटिन। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनके सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बेटा कौन सी सेल वॉल? किसकी सेल वॉल? फंगस की। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। और कवक क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल होती है। उनकी सेल का प्रकार कौन सा है? यूकैरियोटिक। अब देखो फंगस की परिभाषा क्या होती है। फंगस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। और क्या बताओगे? वो लिविंग्स होते हैं, उनके अंदर सेल होती है, सेल का टाइप यूकैरियोटिक होता है। एक फंगस एक कोशिकीय होता है, उसको छोड़कर बाकी सारे फंगस बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। इन फंगसों की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। अगली बात मैम, ये खाना कैसे खाते हैं? मैम ये खाना कैसे खाते हैं? तो फंगस का न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। फंगस का न्यूट्रिशन मोड क्या है? न्यूट्रिशन मोड का मतलब होता है किस मोड से अपना भोजन बनाते हैं या ग्रहण करते हैं। पोषण का प्रकार क्या है? तो बच्चों पहली बात याद रखना, ये कोई ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, है ना। और जो खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि मैम इनके न्यूट्रिशन का मोड क्या है?
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड है, परपोषी जीव हैं। और परपोषी जीव का मतलब क्या होता है? ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों। अब कैसे? तो सुनो, एक तो आता है इनके न्यूट्रिशन का मोड, पहला मोड होता है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। बच्चों पैरासाइटिक को हिंदी में कहते हैं परजीवी। परजीवी, पर का मतलब दूसरा, जीवी का मतलब जीवी। दूसरे जीव के शरीर के अंदर घुस जाएंगे और उनकी सेल्स के अंदर का खाना है वो खुद खाने लग जाएंगे। तो पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? परजीवी, दूसरे जीवों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो या तो ये, क्या आप बताओगे बेटा, या तो ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, ये परजीवी प्रकृति के होते हैं, या दूसरा आप बताओगे ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। इसको स्टार करो, ये एग्जाम में आता है। सैप्रोफाइटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं ये, इसीलिए इनको बोलते हैं मृतोपजीवी। सैप्रोफाइटिक नेचर किसका होता है? फंगस सबसे ज्यादा भोजन ग्रहण करते हैं कौन सी प्रोसेस से? सैप्रोफाइटिक नेचर से। और सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है ये मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कोई प्लांट है, कोई पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो मर गई, मरने के बाद वो धरती में नीचे चली गई है ना, नीचे सड़ गई, गल गई, तो बेटा उस प्लांट के अंदर तो सब कुछ था ना। ऐसे ही कोई इंसान मर गया, उसको गाड़ वाड़ दिया कहीं पे, कोई भी डेड डिके है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, कोई कार्बनिक पदार्थ है, वो सड़ गया, गल गया जमीन के नीचे, और वहां पर उसी जगह क्या उग जाते हैं? फंगस रहते हैं, वहां पे फंगस लग जाते हैं। कभी देखना मशरूम की खेती कैसे होती है, मशरूम कहाँ उगती है, देखिए कभी आपने मशरूम कहाँ उगती है। इसीलिए कुछ लोग मशरूम नहीं खाते हैं बेटा। जैसे एक बच्चा पूछ रहा था ना मशरूम मैम वेज है कि नॉन वेज, मैंने कहा काउंट तो वेज में होती है 100%, लेकिन मशरूम उगती कैसे है? जहां पर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जमीन के नीचे धसा हुआ होता है। कोई प्लांट मर गया है ना, कोई वनस्पति मर गई, या कोई डेड डिके पड़ा है, यानी कि कोई मरे हुए जीव जंतु थे वो नीचे सड़ गए, गल गए, वहां पे मशरूम निकलती है, क्योंकि उन्हीं मरे हुए जीव जंतुओं से मशरूम जो होती है अपना भोजन ग्रहण करती है और वहां पे ग्रो करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सैप्रोफाइटिक नेचर की क्या होती है? आप बताओगे मशरूम, ये मशरूम होती हैं। हाँ, इसी को ही बेटा बोलते हैं, मैं मशरूम की खेती करता हूं, बहुत बढ़िया। तीसरा, ये रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन में। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? सहज जीवन संबंध। ये किसी दूसरे जीव के साथ अपना रिलेशन बना के रखते हैं, सहज जीवन संबंध कहलाते हैं। बेटा सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है वो सुनो। दो अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं, है ना, ये अलग प्रजाति का, ये अलग प्रजाति का है, मान लो ये इसको फायदा पहुंचाता है, ये इसको फायदा पहुंचाता है, और दोनों जिंदगी भर साथ में रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को जब फायदा पहुंचा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं, तो ऐसे रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सहज जीवन संबंध कहते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा क्या, लाइकेन का, केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि लाइकेन से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। वो लिटमस पेपर जो एसिड और बेस का पहचान करवाते हैं आपको, एज ए इंडिकेटर, सूचक की तरह आप यूज करते हो, है ना। तो बेटा लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एल्गी और फंगस का एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। एल्गी का मतलब होता है शैवाल और फंगस का मतलब होता है कवक। तो जब कोई कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ रह के अपना जीवन यापन करते हैं, तो इनके नेचर को, इनकी प्रकृति को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। और ये क्या कहलाता है? ये लाइकेन कहलाता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो फंगस होते हैं वो अपना भोजन कैसे कैसे ले सकते हैं, तो आप क्या करोगे बताओ? आप कहोगे फंगस किसी दूसरे जीव के अंदर जाके घुस सकते हैं, जिंदा शरीर के अंदर जाके किसी प्लांट में जाके घुस के रहेंगे, हम लोगों में आके घुस के रहेंगे और वहां की सेल से भोजन ग्रहण करेंगे, तो इसे पैरासाइटिक नेचर कहते हैं।
दूसरा सैप्रोफाइटिक, किसी मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन ले लेंगे, और तीसरा किसी जिंदा जीव के साथ रह के जिंदगी साथ बिताएंगे और एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, चलो, तो ये होता है फंगस का न्यूट्रिशन मोड। बच्चा ये स्टार कर लेना, ये वाला बी वाला ऑप्शन हमेशा एग्जाम में आता है बच्चों, हमेशा आता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखो फंगस के। मैम फंगस के कुछ एग्जाम्पल लिखवा दीजिए। जी बिल्कुल लिखवा देते हैं। पहला तो आपको पता ही लग गया, ईस्ट। खमीर आपसे पूछे खमीर क्या है, क्या करके आओगे? खमीर एक कोशिकीय कवक है, यूनिसेलुलर फंगी है। दूसरा एग्जाम्पल लिखो मोल्ड्स। मोल्ड्स रोटी ब्रेड अचार में जो फफूंद लगती है उसी को मोल्ड्स कहते हो आप। ब्लू से कलर की होती है, ब्राउन से कलर, ब्राउन ब्लू का मिक्स करते हैं, ऐसे कलर की होती है। तीसरा लिखो एस्प्रीजीलस। एस्प्रीजीलस ये भी एक फंगस का नाम होता है बेटा। ठीक है, एस्प्रीजीलस, एस्प्रीजीलस फंगस, हिंदी में सेम नाम है एस्प्रीजीलस, ये भी एक फंगस है। मैं 5 एग्जांपल लिखवा रही हूं जो एग्जाम में आता है। अगला लिखो पेनिसिलियम। मैम ये सुना सुना क्यों लग रहा है पेनिसिलियम? कितने बच्चों ने सुना है पेनिसिलियम के बारे में? मैम हमने सुना है कि पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक आता है जिसको रामबाण दवा कहते हैं। जब इंसान बुखार सर्दी से मर रहा होता है, कोई दवा काम नहीं करती तो डॉक्टर पेनिसिलिन देता है, एक एंटीबायोटिक होता है ना। नेक्स्ट सुनो, अगला 5वें नंबर पे लिखो एगारकिस, अगारिकस। ये क्या है? ये सारे मैंने जो लिखवाए हैं ना बेटा, ये आपके एक तरीके के फंगस हैं। और लिख दो मशरूम, मशरूम। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके फंगस के एग्जाम्पल हैं, कवक के उदाहरण हैं। अरे लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? एक बहुत सारे लिगामेंट क्या होता है बेटा, यहाँ क्यों बताऊं मैं मोंटी कुमार तो मैं लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट के चैप्टर में पढ़ाएंगे। मैम आपकी साइंस की बुक है, उस जैसे नोट्स अवेलेबल करवाइए बेटा। नोट्स क्लास नोट्स देती हूँ मैं, क्लास नोट्स आपको मिल गए होंगे। ठीक है मैम, स्ट्रो के अंदर उगाया जाता है प्रॉपरली लगा के। अच्छा ठीक है, और बताओ मैम झांसी से लाइव हो गया। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं से पढ़ा रही हूँ, है ना। आपको बस पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना, वो फर्क पड़ना चाहिए। आगे बस समझ में, फंगस के एग्जाम्पल लिख दोगे ये सारे, और लिखना इसी पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नाम की दवा बनाई जाती है बेटा। ये पढ़ाऊंगी मैं आपको केमिस्ट्री में। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, और यही पेनिसिलिन जो है ये बनाई जाती है एक फंगस जिसका नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, अब क्लियर हो गया फंगस क्या होते हैं। तो अब ये फंगस हम लोगों को कौन कौन सी बीमारियां करते हैं तो वो लिखना शुरू करते हैं। हम लोगों को कौन कौन सी बीमारियां कर सकते हैं फंगस, तो वो लिखना शुरू करो। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है, पहला जो फंगस बीमारी करता है वो करता है रिंगवॉर्म, दाद। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, फंगस हम लोगों को जब बीमारियां करते हैं ना तो सबसे ज्यादा बीमारी करते हैं स्किन में। जितने भी स्किन में इंफेक्शन होते हैं, त्वचा में चर्म रोग होते हैं, वो अधिकतर फंगस के इंफेक्शन से ही होते हैं। तो सबसे पहला लिख दो। मैम मशरूम कैसा होता है बेटा, देख लेना नेट पे, कभी नहीं खाया मशरूम तो है। लिखो नंबर 1 पे जो फंगल डिजीज है, कवक से होने वाली बीमारियां होती हैं, उस पे पहला आपको लिखना है, पहला है रिंगवॉर्म, दाद। रिंगवॉर्म को हिंदी में कहते हैं दाद। भगवान ना करे कभी आपको हो, लेकिन अगर कभी आपको दाद हुआ है तो बेटा दाद कैसे होता है? स्किन पे होता है, ऐसे राउंड राउंड गोल सा चक्का पड़ जाता है, उसके अंदर बहुत खुजली होती है, उसे कहते हैं हम रिंगवॉर्म। देखिए जरा कुछ ऐसा होता है रिंगवॉर्म, ऐसा स्किन के ऊपर ऐसे राउंड राउंड एक धब्बा सा बनता है, गोल गोल एक सर्कल बनता है, उसके अंदर पस सा पड़ता है, बहुत खुजली आती है, सारा दिन ऐसे खुजलाते रहते हो। इसी को क्या कहते हैं? इसी को रिंगवॉर्म कहा जाता है, इसी को दाद कहा जाता है बच्चों। अब ये दाद क्यों होता है? क्योंकि आप अपने शरीर का, अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखते आप, है ना। कपड़े आप धोते नहीं हो 2-3 दिन तक, तो आपने वही पहन लिए कपड़े।
जो जुराब होते हैं, सॉक्स होते हैं ना, जुराब धोते नहीं है लड़के लोग, 3-4 दिन के बाद वही पहनते रहते हैं, तो इनके अंदर फंगस लग जाती है बेटा। बारिश के मौसम में फंगस बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो जब आप ध्यान नहीं रखते हैं अपने अच्छे चीजों का, मतलब अच्छी तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो बेटा दाद वाद होने का डर ज्यादा रह जाता है। अब ये दाद कैसे होता है, तो एक फंगस आ जाता है बच्चों। कौन सा फंगस, इसका पैथोजन कौन है? एग्जामिनर पूछता है दाद किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, किसकी वजह से होता है? तो आप क्या करके आओगे, ये एक फंगस की वजह से होता है। कौन सा फंगस? तो बेटा इस फंगस को बोलते हैं ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन, हिंदी में सेम नाम लिखो, ट्राइकोफाइटोन। या तो इस नाम का फंगस आता है, ये आपको क्या कर देता है, स्किन के ऊपर दाद कर देता है। या आता है बच्चों माइकोस्पोरम, माइकोस्पोरम नाम का फंगस। ये सारे फंगस के नाम लिखवा रही हूं मैं, ठीक है। एग्जाम में जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वही आपको सही करके आ जाना है। तीसरा होता है एपिडर्मेटोफाइटोन। इनमें से आपको कोई भी नाम मिले, एपिडर्मेटोफाइटोन। बेटा डर्मेटो शब्द का मतलब हमेशा त्वचा होता है, स्किन होता है। तो ये 3 प्रकार के फंगस अगर आपकी स्किन में आ गए किसी भी तरीके से, ठीक है, आपकी त्वचा पे आके लग गए, तो आपको क्या कर देते हैं, रिंग वॉर्म कर देते हैं, दाद कर देते हैं बेटा। ये किसी कपड़े पे लगे भी हो सकते हैं, आपके जुराबों में हो सकते हैं, या आपके आसपास अगर घर के अंदर आप साफ सफाई नहीं रखते हो, बेडशीट आप 1 महीने में एक बार चेंज करते हो, तो बेडशीट में, तकिए में, है ना, तकिए के कवर में, इन सब में लग जाता है। तौलिया अगर आप एक महीने तक नहीं धोते हो तो उसमें भी फंगस लग जाता है, ठीक है। तो बेटा ये होता है रिंग वॉर्म। 3 प्रकार के फंगस आते हैं, एक आता है ट्राइकोफाइटोन, एक होता है माइकोस्पोरम, एक होता है एपिडर्मेटोफाइटोन। अब मैं लक्षण क्या लिखाऊं? आप लिख सकते हो कि अगर दाद होता है तो क्या लक्षण होते हैं बेटा, रिंग वॉर्म होता है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? आप लिखो ईचिंग होगी, आपको बहुत ज्यादा खुजली होगी। कहां पर? ईचिंग ऑन स्किन, त्वचा के ऊपर खुजली आएगी बहुत ज्यादा, जिस हिस्से पर दाद बन रहा है। फिर वो इस तरीके से गोल गोल चक्कर सा बन जाता है, इसमें आप बहुत खुजली करोगे, नाखून लगा लोगे, रगड़ लोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा और यहां से पस निकल सकता है, मवाद निकल सकता है, खून निकल सकता है, इसको दाद कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटी ईचिंग क्रीम देता है ना, एंटी ईचिंग क्रीम देता है, जिससे खुजली बुजली मिट जाती है, दाद वाद हट जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हाँ, जैसे एक आता है ना इच गार्ड, खुजली मिटाएं 2 मिनट में, ऐसा कुछ करके ऐड आता था ना पहले। तो रिंग वॉर्म किससे होता है, आपको लिखना है एक फंगस से होने वाली बीमारी है। दूसरी लिखो स्कैबीज, दूसरी बीमारी जिसको बोलते हैं स्कैबीज, हिंदी में स्कैबीज लिखा हुआ मिलेगा या खाज खुजली लिखा हुआ मिलेगा। स्कैबीज या हिंदी में खाज खुजली लिखा हुआ मिलेगा बेटा। अब खाज खुजली क्या होती है वो तो आप समझ ही गए हैं, है ना। अब ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी एक फंगस की वजह से होता है। इसका मतलब मैम इसका पैथोजन कौन है, इसका रोग जनक कौन है, इस बीमारी को कौन जन्म देता है, एक फंगस, एक कवक। कौन सा फंगस? एस्केरियसिस, एस्केरियसिस स्कैबीज, इसका फुल नाम होता है एस्केरियसिस स्कैबीज। और बेटा ये क्या करता है आपको, ये करता है खाज खुजली, पूरे बॉडी पे खुजली होती है। अच्छा, दाद और स्कैबीज में क्या डिफरेंस होता है? देखो, दाद पर्टिकुलर एक ही एरिया पे होता है, फिर वो शुरुआती इतना सा होता है, फिर वो बढ़ 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 के इतना हो जाता है, बस इतना ही एरिया पे दाद होता है, क्योंकि इतना ही लाइफ स्पैन के लिए फंगस वहां पे रहता है, बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो खुजली होती है, स्कैबीज होती है, वो पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है खुजली। देखा है ना, कुछ लोग सारा दिन ऐसे खुजलाते रहते हैं, ऐसे खुजलाते रहते हैं, है ना, ऐसा देखा होगा आपने। तब खुजली में क्या होता है बेटा, इचिंग होती है। इसके लिए सिम्टम्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूरी है याद करना कि स्कैबीज फंगस के इन्फेक्शन से होती है। ये फंगस हमारे आसपास के एरिया में रहती है, कपड़ों से आ जाती है, बेडशीट, तौलिया, किसी में भी लगी हुई हो सकती है। अगर आप
उनको प्रॉपर सही समय पे धूप नहीं लगाते हैं, है ना। देखो कुछ लोगों की आदत होती है कि सर्दी के कपड़े, जैसे अभी गर्मी है, अब सर्दियां आएंगी, तो हमने कपड़े कहाँ रख रखे होते हैं, अलमारी में ऊपर रख रहे होते हैं या बेड के अंदर डाल के रख रखे होते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सर्दी वाले कपड़े ऐसे ही निकाल के पहन लेते हैं। अरे बेटा, बेड के अंदर पिछले 6 महीने से डले हैं, उसके अंदर कोई स्कैबीज वाला कोई आपका फंगस लग गया है उसके अंदर, तो वो आके बीमारी करेगा ना। इसलिए देखो बेटा, पुराने जमाने में, है ना, क्या करते थे, आज भी करते हैं हमारी मम्मियां, जैसे सर्दी आने वाली होती है तो जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उनको कम से कम 4-5 दिन धूप में लगाती हैं, बहुत तेज धूप में लगाती हैं। क्यों लगाती हैं बहुत तेज धूप में? क्योंकि बेटा धूप में ये जो फंगस होते हैं ये मर जाते हैं, इसलिए लगाते हैं। या फिर आप उनको प्रॉपर धो के पहनिए बेटा, धो के पहनिए या धूप में रखकर 3-4 दिन कड़क की धूप लगाओ उनके अंदर, ताकि उसके अंदर कोई फंगस वंगस है वो मर जाए। नहीं तो भैया 6 महीने बाद बेड से निकाले हुए कपड़े अगर आप पहनोगे तो आपकी स्किन पे खुजली बुजली दाद वाद ये सब होने का दर्द, ये सब होने का बहुत ज्यादा डर रहता है बेटा। ठीक है, चलो तीसरी बीमारी होती है अस्थमा। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बिल्कुल सही बात है। जो अस्थमा होता है वो फंगस कर सकता है। अस्थमा को हिंदी में बोलते हैं दमा रोग बेटा। अस्थमा एक फंगस की वजह से होता है। जी हाँ, लिखो कैसे होता है, अभी आपको समझाते हैं। अस्थमा का पैथोजन कौन है, यानी कि इसको बीमारी को जन्म कौन देता है, इसका रोग जनक क्या है? एक फंगस है, एक कवक है। कौन सा कवक? एस्परीजिलस फ्यूमिगेटस। अभी बता देना एस्परीजिलस क्या होता है, एक फंगस होता है। तो लिखो एस्परीजिलस फ्यूमिगेटिस। आप सोच रहे होंगे मैम कैसे कैसे नाम है। बेटा मैम ने घर पे बैठ के तो बनाए ही नहीं है, नाम तो याद करने पड़ेंगे। हाँ, कपड़ों के अंदर या तो फिनॉल की जो आती है ना छोटी छोटी, वो कपड़ों में डालने वाली गोली, वो डाल के रखो या धूप में लगा के रखो या धो के पहनो भैया। ठीक है, चलिए लिखिए एस्परीजिलस फ्यूमिगेटिस। ये एक फंगस होता है। ये फंगस पता है कहाँ रहता है? हवा में। इसका वेक्टर हवा होता है। इसका वाहक कौन है? ये हवा में रहता है। तो अगर आपने ऐसी एयर इनहेल कर ली, ऐसी हवा ले ली जिस हवा में ये फंगस था, तो ये फंगस एंट्री कर जाएगा नाक से। अब नाक वाला हवा कहाँ जाता है? गले में पाइप। गले में कौन सा पाइप होता है? विंड पाइप होता है बच्चों। गले में ये कौन सा है? श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूं बच्चों। इसका काम क्या होता है? श्वास नली का काम होता है हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना। और फेफड़ों में जो खून होता है, उस खून में हीमोग्लोबिन इस हवा में से जो ऑक्सीजन आता है उसको अपने साथ जोड़ लेता है। यही काम होता है, राइट? यही पढ़ा है आपकी मैम ने? जी हाँ मैम। तो सुनो, ये जो फंगस है, ये फंगस हवा के साथ आता है और गले में जो पाइप होता है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं? इस पाइप को विंड पाइप कहते हैं। और इस विंड पाइप में अंदर की तरफ आके यहाँ कवक चिपक जाता है। ऐसे ऐसे कवक की लेयर बन जाती है बच्चों। ऐसे कवक विंड पाइप में अंदर की तरफ ऐसे चिपक जाता है। ऐसे यहां पे आके रिप्रोडक्शन करता है और बहुत सारी ऐसे कवक 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 चिपक जाता है अंदर। अब बच्चों अगर यहां पर कवक की ऐसे परत जम गई तो बाहर से एयर कम आ पाएगा, कम आएगा तो फेफड़ों के पास किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बच्चों। अरे हमारे खून में ऑक्सीजन ढंग से नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहां से मिलती है? हवा से मिलती है। अब हवा सही से नहीं आ रही है, हवा का रास्ता ब्लॉक कर दिया भैया इस कवक ने। इस कवक ने हवा का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो जिस इंसान के विंड पाइप में ये कवक आके यहाँ चिपक गया तो उसके फेफड़ों के पास तो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। जी हाँ, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो आप बोलोगे मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है डॉक्टर, छाती में दर्द हो रहा है डॉक्टर, चेस्ट पेन हो रहा है और ऐसा लगता है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शरीर एकदम बेहोश सा पड़ रहा है, यानी कि वो अस्थमा का अटैक पड़ रहा है बच्चों। तो डॉक्टर कहेगा देखिए आपको अस्थमा हो चुका है,
अस्थमा के अटैक आ रहे हैं आपको ये, तो डॉक्टर उस पेशेंट को कहता है कि अस्थमा का मरीज हो गए हो आप, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों के अंदर क्या नहीं जा रहा है, फेफड़ों के अंदर प्रॉपर तरीके से खून में ऑक्सीजन नहीं घुल रहा है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको अटैक पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बेहोशी सी महसूस हो रही है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक इनहेलर देते हैं, इससे जिंदा रहिए आप। देखा है आपने इनहेलर, है ना, ऐसे छोटा सा इनहेलर होता है अस्थमा पेशेंट के पास, ऐसे करते रहते हैं। और इस इनहेलर में क्या होता है, इस इनहेलर में दो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और प्लस, ऑक्सीजन प्लस यहां लगाओ हीलियम गैस, ऑक्सीजन और हीलियम गैस। अब ये हीलियम गैस क्यों रहती है अस्थमा पेशेंट वाले इनहेलर में, क्योंकि हीलियम जो होता है एक नोबल गैस होता है, एक नॉन रिएक्टिव गैस होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी ना के बराबर होती है हमारे खून के अंदर। खैर छोड़ो, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, यहां पे सुन लो, 85% ऑक्सीजन रहती है और 15% में अस्थमा पेशेंट वाले इनहेलर में हीलियम गैस रहती है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया, कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन आता है अस्थमा दमा रोग किसकी इंफेक्शन की वजह से होता है, कवक, कौन सा कवक, ये आपसे पूछेगा। जो अस्थमा पेशेंट होता है उसके फेफड़ों के अंदर किस गैस की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको अटैक्स पड़ते हैं, तो डॉक्टर क्या देता है, इनहेलर। और जो अस्थमा पेशेंट के पास इनहेलर होता है, उस इनहेलर में कौन सी गैस रहती है ऑक्सीजन के साथ, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। अब हीलियम क्यों मिलाया जाता है ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से। तो तीसरी बीमारी जो किससे होती है आप बताओगे, दमा रोग, जो किससे हो सकता है, फंगल से, इन्फेक्शन से, कवक से हो सकता है। और चौथी जो एग्जाम में बहुत बार आती है उसको बोलते हैं एथलीट फिट, एथलीट फुट या फिट डिजीज रोग, एथलीट फुट डिजीज, हिंदी में सेम नाम है बच्चों, एथलीट फुट रोग, एथलीट फुट रोग। अब इसमें क्या होता है, पांव की जो उंगलियां होती है ना उनके बीच में खुजली होने लग जाती है बेटा, ये भी एक फंगस से होता है। इसका पैथोजन भी कौन है, एक फंगस है, एक कवक है बच्चों, ये कवक जनित रोग है, ये कवक से होती है। कौन सा कवक, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस, ये इसका नाम है बच्चों कवक का। हालांकि एग्जाम में कवक का नाम ना के बराबर आता है इस बीमारी का, बस ये पूछता है एथलीट फुट किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से, फंगस की वजह से। और इसमें होता क्या है, तो पांव की जो उंगलियां होती है ना उनके बीच में लग जाता है ये। अगर आप बहुत दिनों तक अपने जूते वूतों को धूप में नहीं लगाते हैं, अपने जुराब धोते नहीं हैं, है ना, जुराब 4-5 दिन तक लगातार रिपीट कर रहे हैं और दिन में 7 घंटे तक सॉक्स जुराब पहन के रख रहे हैं, तो आपका जो पसीना है उस पसीने से फंगस लग जाता है जुराबों के अंदर, और वही जुराब वही जूते आप पहन लेते हो तो आपके पांव के अंदर ये फंगस इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। कैसा करता है, सुनो कैसा करता है, ऐसा करता है बेटा, इसे कहते हैं एथलीट फुट रोग। ये देखो, ये देखो बच्चों क्या होता है, ये फंगस है, ये फंगस खराब जुराब पहनने से, खराब जूते मोजे यूज करने से, है ना, ऐसे उंगलियों के बीच में लगता है और उन उंगलियों के बीच में खुजली आती है और फिर खुजला लेते हो, ऐसी हो जाती है स्किन बेटा, इसे कहते हैं एथलीट फुट डिजीज। पांव की उंगलियां होती हैं, पांव की थली होती है, ये देखो पांव की थली में, पैर की थली में और उंगलियों के बीच में ऐसे ये कवक इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है, जो मेनली आपके पांव के अंदर इन्फेक्शन करता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है एथलीट्स फुट, फंगल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द फीट, यानी कि आपके पांव को, पांव की थली को, पांव की उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन करने वाली बीमारी होती है, इसलिए इसकी फुल में फुट आता है, एथलीट फुट डिजीज। ठीक है मैम, इससे बचे कैसे, तो भैया सीधी बात है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जुराब हर 2-3 दिन में धोते रहना है, अपने जुराबों को धूप में लगा के रखना है, आपके जो जूते पहनते हैं आप, अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको दिन में, जैसे आप नौकरी लग जाओगे तो आपको सूट बूट में पहन के ऑफिस जाना पड़ेगा, तो जो बूट पहनोगे ना उन बूट को आपको धूप में लगाते रहना है, नहीं तो आपने देखा है बहुत सारे लोगों को बीमारी हो जाती है, ये बहुत आम बीमारी है, ये कोई
ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा हाई फाई लोगों को होती है, बहुत नॉर्मल सी डिजीज है, ये हो जाती है। बारिश वारिश का पानी जब सॉक्स के अंदर भर जाता है, जूतों के अंदर भर जाता है, तो उन गीलो जूतों को सुखाएं, धूप में लगाएं, है ना। नहीं तो बेटा थोड़ा सा ही मॉइस्चर मिलता है ना, तो वहां पर क्या लग जाता है, वहां पे फंगस लग जाता है। तो ये एथलीट फुट डिजीज भी किससे होता है, फंगस से होता है। चौथी हो गई। अब लास्ट पांचवी बीमारी जो किससे होती है, आपके फंगस से होती है, उसको बोलते हैं बाल्डनेस। और बाल्डनेस का मतलब क्या होता है, गंजापन। मैम हमारे बालों में डेंड्रफ हो गया है ना, और डेंड्रफ से हमारे बाल झड़ रहे हैं। वो डेंड्रफ क्या है, वो डेंड्रफ क्या है, वो डेंड्रफ आप बताओगे एक तरीके का फंगस है। कभी डेंड्रफ लगा है आपके बालों में? अगर लगता है तो बालों की जड़ों को खा जाता है, बाल झड़ जाते हैं, बहुत खुजली आती है। ऐसे जिसको डेंड्रफ होता है वो ऐसे सर खुजलाता रहता है सारा दिन, है ना। हाँ, ये सिर्फ फुट में होती है फैजान। आइए जरा, इसका पैथोजन कौन है, वो कौन सा कवक है जो आपके बालों में लग जाता है ना, और बालों में लगा तो बालों की जड़ों को कमजोर कर देगा, बाल झड़ जाएंगे, गंजापन आ जाएगा बेटा। पैथोजन आप लिखोगे, इसके पैथोजन का नाम होता है टीनिया कैपिटिस, एपिडर्मेटोफाइटोन, टीनिया कैपिटिस, ये सारे होते हैं जो फंगस ये आपके बालों में लगते हैं। टीनिया कैपिटिस या एपिडर्मेटोफाइटोन भी लिख सकते हो आप। खैर ये एग्जाम में नहीं आते हैं, कवक का नाम नहीं पूछता है, ये पूछता है कि एथलीट फुट किसकी वजह से होती है, कवक की वजह से। ठीक है, अब ये क्या बाल्डनेस में क्या होता है, डेंड्रफ हो जाता है बच्चों बालों में, और जहां जहां फंगस होता है वहां हमेशा खुजली पैदा करता है वो। अब देख लो चाहे, है ना, पाँव में लगेगा तो पाँव में खुजली होगी, दांत बनेगा तो दांत में खुजली होगी। और कैसे होगा, इस डेंड्रफ में बहुत सारी, आप सारा दिन जब डेंड्रफ लग जाता है तो ये डेंड्रफ एक तरीके का फंगस होता है, बालों में ऐसे खुजली होगी आपकी, सफेद सफेद सा बालों से गिरने शुरू हो जाता है अगर आप देखते हो तो। और ये फंगस धीरे धीरे आपकी बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, बालों की जो रूट्स होती हैं उनको कमजोर कर देता है बच्चों, और जिसकी वजह से आपका बाल झड़ना शुरू हो जाता है और आपको गंजापन आ जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है अरे बालों में बहुत डेंड्रफ है, फिर डॉक्टर एंटी डेंड्रफ मेडिसिन देता है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू आते हैं बहुत सारे, हालांकि शैम्पू इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन एक दवा आती है, मुझे नाम स्किप हो रहा है, मेडिकल स्टोर पे आती है, 20-25 रुपए की एक टैबलेट आती है, उससे बहुत फंगस बहुत हद तक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर एंटी डेंड्रफ ट्रीटमेंट देता है, बहुत सारी दवाइयां वाइयां देता है लगाने के लिए बालों में, या मेडिसिन खाने को बोलता है कि ये खा लो इससे सही हो जाता है। तो ये 5 बीमारी हैं जो कवक से होती हैं, पांचों आपको याद रखनी है। अब इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताऊं आपको। कवक से होने वाली बीमारी, कवक जनित रोग, ऐसी बीमारियां जिनको जन्म कोई फंगस देता है, कोई कवक देता है, उनको याद कैसे करना है। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजा दामाद फ्रूट खाए। तो जैसे एग्जाम में आए कोई बीमारी का नाम और आपको याद ना रहे कि बीमारी किससे हो रही थी, कवक से हो रही थी या नहीं हो रही थी, तो आपको ये ट्रिक याद करनी है। गंजे से आता है गंजापन, है ना, और गंजापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाल्डनेस कहते हैं। तो बाल्डनेस यानी बाल झड़ना, और डेंड्रफ लगना, डेंड्रफ क्या है, कवक है। दामाद, दमा, दमा रोग, दमा रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, दमा रोग को इंग्लिश में कहते हैं अस्थमा। इसका मतलब मैम अस्थमा किससे होती है, कवक से होती है। तो दामाद, लास्ट में देखो दाद आ रहा है, दाद इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिंग वोम कहेंगे, यानी कि रिंग वोम किससे होती है, एक कवक से होती है। और फ्रूट से क्या बना, फुट, फुट का मतलब क्या हो गया बेटा, पांव, है ना, और इससे क्या बना, इससे एथलीट फुट रोग बना, एथलीट फुट रोग बना। और खाए से बना खाज, खाज को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैबीज, खाज को इंग्लिश में स्कैबीज कहते हैं। तो ये पांचों बीमारी किससे होती है, ये पांचों बीमारी आपके कवक से होती है। कौन कौन सी, बाल्डनेस, अस्थमा, रिंगवॉर्म, एथलीट फुट, स्कैबीज। गंजा दामाद फ्रूट खाए, ऐसे याद कर लेना।
मैम सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है? ये वाली एथलीट फुट किससे होता है एग्जाम में? सबसे ज्यादा ये आता है बेटा, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये आता है। मैम दमा का कोई इलाज नहीं है क्या जो खत्म हो जाए? बेटा आयुर्वेदिक दवाइयां अस्थमा के लिए बेस्ट होती हैं बच्चों, आयुर्वेदिक दवाइयों से होता है। मैम कितनी क्लास में बायोलॉजी की या डॉक्टरी बनाओगे? अच्छा देवेंद्र जी, इतना आसान है डॉक्टर बनना है? इतना आसान है डॉक्टर बनना? तो ये कवक से होने वाली बीमारियां खत्म हो गई हैं। अब अगली हेडिंग डालो, प्रोटोजोनल डिजीज। हमारी प्रोटोजोआ डिजीज बची है और जेनेटिक, सिर्फ दो बीमारियां बची हैं हमारी, फिर अपना ये चैप्टर खत्म। प्रोटोजोनल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं, प्रोटोजोनल डिजीज कहलाती हैं। ऐसी बीमारियां जो किसी प्रोटोजोआ से होती हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कहलाते हैं। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले प्रोटोजोआ होता क्या है? कभी आपने नाम सुना है प्रोटोजोआ क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ होता क्या है मुझे ये बता दो, कोई दो एग्जाम्पल बता दो प्रोटोजोआ के, क्या होते हैं प्रोटोजोआ? मैम HIV एड्स का वीडियो नहीं डला, डल जाएगा बेटा, आज मैं टीम को बोल दूंगी वो डाल देगी, ठीक है ना? चलो मैम मीडिया का नाम बताइए, मीडिया क्या, कौन से मीडिया का नाम बताए? ठीक है, चलो अब इसको कल करेंगे, आज थोड़ा क्लास हम पहले छोड़ रहे हैं। प्रोटोजोनल डिजीज और जेनेटिक डिजीज, कल अपना चैप्टर ये फिनिश हो जाना चाहिए बच्चों। कल नहीं होगा तो उसकी अगली क्लास में थोड़ा सा कैंसर के बारे में पढ़ाएंगे, डायबिटीज तो खैर अपन वहां पढ़ लेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में। दो क्लास और लगेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, मैं क्या करूं? वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में आते ही आते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में आते ही आते हैं बच्चा क्वेश्चन, कोई इलाज नहीं है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, एग्जाम में आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? HIV एड्स वाला वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी। जेनेटिक डिजीज नहीं करवाई अभी, आनुवांशिक रोग करवाएंगे बेटा, ठीक है? ओके, तो कल मिलते हैं आपसे। बिट्टू कल से